हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लाए हैं मनी हिस्ट का लास्ट पार्ट। तो यहाँ दिखाते हैं कि डेनवर बहुत ही गुस्से में प्रोफेसर को कॉल करता है और कहता है कि तुम कहाँ थे, ये सब हो रहा था, तुमने कहा था तुम नज़र रखोगे, तुमने नज़र क्यों नहीं रखी। उसके बाद हेलसिंकी अपने भाई ओस्लो को लेके आता है, जिसके साथ से बहुत ही खून निकल रहा होता है। बलून से चेक कर रहा होता है। डेनवर जो कि सबसे छोटा होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सभी परेशान होते हैं क्योंकि उसकी आंखें एक जगह खड़ी होती हैं, लेकिन वो सांस ले रहा होता है। उसके दिमाग पे बहुत ही गहरी चोट लगी होती है। हेलसिंकी उसे जगाने की कोशिश करता है, कहता है मेरा भाई अभी सो रहा है, अभी थोड़ी देर बाद उठ जाएगा। तो बलून से समझाता है कि वो नहीं उठेगा। तो नेरो भी कहती है हमें इसे बाहर लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन बर्लिन गुस्सा करता है, कहता है कि नहीं, ये प्रोफेसर के प्लान में शामिल नहीं है, हम इसे बाहर लेकर नहीं जा सकते। डेनवर कहता है कौन प्रोफेसर, जब उसने हम पे नज़र ही नहीं रखी, जब हमारा ख्याल नहीं रख सका तो प्रोफेसर होता कौन है। और वो सब आपस में ही लड़ना शुरू हो जाते हैं। प्रोफेसर ये सब अपने कैमराज में देख रहा होता है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब कैसे हो गया। उसकी एक रात की नादानी की वजह से सारा प्लान ख़राब हो चुका है। बाहर रियो भी काफ़ी परेशान होता है, लेकिन वो बाकी बचे हुए हॉस्टेजेस पे नज़र रख रहा होता है। उनमें से एक टीचर खड़ी होती है, कहती है मेरे कुछ स्टूडेंट मिसिंग हैं और कुछ गोलियां भी चली हैं, तो तुम लोग मुझे बता दो कहाँ हैं। तो रियो कुछ भी जवाब नहीं देता है, लेकिन वो बार बार पूछती है, इसलिए रियो गुस्से में कहता है कि वो लोग भाग गए हैं। ये सब सुनकर सारे ही शॉक्ड हो जाते हैं और तो जो वहीं होता है जिसने खुद ही भागने का सारा प्लान बनाया होता है, वो खुद भी हैरान हो जाता है। उसके बाद टीचर खड़ी क्लैपिंग करना शुरू हो जाती है उनके लिए, जो लोग यहाँ से भाग चुके हैं। और आस्ता आस्ता सब खड़े हो जाते हैं। रियो उनको बैठाने की कोशिश करता है, उनको कहता है बैठ जाओ वरना मैं शूट कर दूंगा, लेकिन उसकी बात नहीं सुनते हैं क्योंकि अब वो उससे डर नहीं रहे होते। तो इतनी देर में वहाँ पर टोक्यो आ जाती है और वो एकदम 2-3 फायरिंग छत की तरफ करती है। तो सारे ही डर के वापस अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। और उसके बाद टोक्यो कहती है कि जिसकी शिफ्ट थी वो जाए, जिसके खाना बनाने की शिफ्ट लगी थी। तो टीचर कहती है यहाँ से कोई भी नहीं हिलेगा। और सभी टीचर के पीछे बहुत ही बहादुरी से खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम कोई भी काम नहीं करेंगे, ना ही हम नोट छापेंगे। और इसलिए इस तरह उनकी बात सुनने से इनकार कर चुके होते हैं। उसके बाद हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जिसमें प्रोफेसर ने उनको बताया था कि एक वक्त आएगा जब हॉस्टेजेस तुम लोगों की बात नहीं सुनेंगे, जब 2-4 दिन गुजर जाएंगे तो वो भी बागी हो जाएंगे। तो नैरो भी हंसती है, कहती नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे पास तो गन होंगी। डैनवर कहता है हाँ, हम उनको गन से डरा सकते हैं, बंदूक की गोली से तो कोई भी डरता है। लेकिन प्रोफेसर कहता है नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक हद पे आके इंसान का डर ख़त्म हो जाता है और वो फिर अपनी मौत को भी खुशी गले लगाने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसके लिए तुम्हें एक प्लान तैयार करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने एक प्लान समझाता है। उन्होंने बताता है कि जब इस तरह हो जाए तो तुम उनको पैसों का लालच देना। उन्होंने बोला जो हम नोट छाप रहे हैं उनमें से हम कुछ तुम्हें भी देंगे, जो हमारा साथ देगा और हमारी हेल्प करेगा, हम उससे कुछ पैसे देंगे। और इस तरह तुम लोग उनसे पूछना कि जो जो पैसे लेना चाहते हैं वो यहीं पर रह सकते हैं, और जो नहीं लेना चाहते उनको तुम लोग वापस बाहर भेज देना, यानी कि तुम उनको मिनट से निकाल देना। तो डेनवर कहते हैं इस तरह हम उन्हें निकालेंगे, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो कहते हैं कि नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हमने उन्हें ऐसा कुछ बताया नहीं होगा, हमसे उन्होंने इतनी ही चीज़ें बताएंगे जितना हमारे लिए ज़रूरी होंगे। और ऐसे ही बहुत सी बातें वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। चोरी को ही लेके, ये चोरी से कुछ महीने पहले की ही डिस्कशन होती है। आगे सीन हमें मिनट के अंदर का दिखाया जाता है, जो कि प्रेजेंट का एक सीन होता है। बर्लिन बैठा कुछ हॉस्टेजेस से बात कर रहा होता है। बारी बारी वो एक एक हॉस्टेज को पास बुला रहा होता है। उससे कहता है कि आपको पैसे चाहिए या फिर आपको आज़ादी चाहिए। और इस तरह कुछ लोग तो पैसे चुनते हैं क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है, और कुछ लोग इन पर यकीन ही नहीं कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ नेहरू भी यही काम कर रही होती है और उनको यकीन दिला रही होती है। और इसी तरह करके कुछ हॉस्टेज उनके बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि वो उनका हेल्प करेंगे। और ऐसे ही हमें आगे भी कुछ सीन दिखाए जाते हैं। यहाँ से दोबारा मिनट के बाहर का दिखाया जाता है, पुलिस कैंप का, जहाँ पे कुछ ऑफिसर्स बैठे उन हॉस्टेजेस से बात कर रहे होते हैं जो कि वहाँ से निकल के आए होते हैं। जो कि स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें बताते हैं कि उनके पास क्या क्या हथियार है, उनके पास कितना सामान है और कितना नहीं है, और वो कितने लोग हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। और ये भी बताते हैं कि वो हमसे एक सुरंग खुदवा रहे हैं जिससे वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। तो ये सब सुन के तो पुलिस वाले काफ़ी घबरा जाते हैं। और उस टाइम वहाँ पे ऑफिसर अकेले नहीं होते, हॉस्टेस को कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं और उनमें रियो को पहचान लेता है और बाकी को भी उन्होंने बिना मास्क देखा होता है, लेकिन वो बताता है कि हम इन्हें पहचान नहीं सकते। इतनी देर में वहाँ पे ऑफिसर अकेला, जो हेड ऑफिसर है, वो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुम हॉस्पिटल से होके आ रही हो, एंजल से मिलके। उसके चेहरे से ही पता लग रहा होता है कि वो कितनी परेशान है। उसके बाद ऑफिसर उसे अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि यहाँ बैठो, और उसे एक चश्मा देता है जिसके अंदर एक बग होता है। उसे बताता है कि इसी से वो जो प्रोफेसर वो हम पे नज़र रख रहा था, वो हमारी सारी बातें सुन लेता था, इसीलिए वो हमसे एक कदम आगे था। और वो ये भी बताता है कि इसका मतलब है एंजल वफादार नहीं है। ये सब सुन के रकेल और परेशान हो जाती है और वो बहुत ही शर्मिंदा होती है क्योंकि उसी की वजह से तो ये सब हुआ होता है। उसी ने उसकी इतनी इंसल्ट की होती है कि वो इतने प्रेशर में आके एक्सीडेंट करवा। यहाँ न्यूज़ में ये खबर बार बार दिखाई जाती है और प्रोफेसर भी अब ये न्यूज़ देख चुका होता है। वो परेशान ही हो चुका होता है, उसे समझ नहीं आ रहा वो हैंडल कैसे करे सारे मामले। दूसरी तरफ रकेल की माँ अपने घर का लैंडलाइन सुन रही होती है
और जिसके अंदर उसे एंजल का एक वॉइस नोट मिलता है जो वो अपने पास लिख लेती है, क्योंकि उसे एक बीमारी होती है जिससे उसकी याददाश्त चली जाती है, उसे बार बार चीज़ें भूलती हैं, वो हर कुछ मिनट बाद पिछली बातें भूल जाती है, इसलिए वो लिख लिख के हर चीज़ याद रखती है। वो अपने स्टिकी नोट पे ये लिखती है और बार बार रकेल को कॉल कर रही होती है, लेकिन उसका नंबर ही नहीं लग रहा होता, उसका तो नंबर रात से ही नहीं लग रहा होता है। उस टाइम दिखाया जाता है कि रकेल एंजल की जो वॉइस नोट हैं जो उसने रात को ड्राइविंग के दौरान उसे भेजे होते हैं वो सुन रही होती है, और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो उसे कई जगह गालियाँ दे रहा होता है और कई जगह उससे सॉरी कर रहा होता है। वो सारे नोट सुनती है जिसमें काम की कोई बात नहीं होती है। उसके बाद दिखाते हैं कि रकेल वहाँ से बाहर निकल जाती है और वो मुसलसल उसके नोट्स ही सुन रही होती है जो कि ख़त्म होने का नाम लिए होते हैं। वो सुन रही होती है और मुसलसल आंसू बहा रही होती है। दूसरा ऑफिसर उसके पास ही बैठा होता है, वो उससे पूछ रहा होता है कि उसने कुछ ऐसा कहा जिससे समझ आए कि एक्सीडेंट क्यों हुआ और कैसे हुआ, या वो क्या पता लगाने की कोशिश कर रहा था, और जो वो पता लगाने की कोशिश करता क्या उससे वो पता लगा या नहीं। तो रकेल कहती है नहीं, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं था, और उठ के वहाँ से बाहर निकल जाती है। दूसरा ऑफिसर भी उसके पीछे ही बाहर निकलता है, वो उससे कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तो हम देखते हैं कि रकेल बहुत ही गुस्से से मिंट की तरफ जा हेलसिंकी जो कि विंडो के पास ही बैठा होता है, जो कि उन पे नज़र भी रख रहा होता है, वो अपने स्नाइपर से उन पे निशाना बांधता है। तो दूसरा ऑफिसर रकेल को रोक लेता है, उसे खींचता है, उसे मना करता है, कहता है हम पूरे प्लान के साथ जाएंगे, सर तुम नहीं जाओगी। हेलसिंकी उससे देख रहा होता है कि ना जाने ये पागल लड़की क्या कर रही है, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद बर्लिन को भी ये बात बताई जाती है कि ये सब होने वाला था। उसे कहता है कि शायद उनके दिमाग पर कोई असर पड़ गया, क्योंकि उनको अब दूसरी बात तो पता ही नहीं है। और वो आराधना के पास बैठा सर फजूल बातें कर रहा होता है। आराधना जो कि खुद बहुत ही डरी होती है और उसकी वजह से तो वो उसे अपने करीब भी आने दे रही होती है, लेकिन बर्लिन को ये बात समझ नहीं आ रही होती है, वो उसे अपनी बातों से और भी डरा रहा होता है। उसके बाद वो उससे बातें करके वहाँ से निकल जाता है। यहाँ हमें डेनवर और मोनिका दिखाए जाते हैं जो कि एक अलग से सेव में बैठे होते हैं। डेनवर से सारी बात बता रहा होता है ओस्लो के बारे में, और उसे बताता है कि किस तरह वो लोग वहाँ से भागे और सब में किसी और का नहीं बढ़ते औरतों का ही हाथ था, और अब हेलसिंकी बहुत ही गुस्से में है, पता नहीं वो औरतों के साथ क्या करेगा। तो मोनिका कहती है कि क्या वो उसे मार देगा, वो कहती है कि नहीं उसे मारेगा नहीं। तो डेनवर पूछता है क्या तुम उसकी अभी भी परवाह है, तो कहती है नहीं मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन वो मेरे बच्चे का बाप है। उसके बाद कुछ बातों के बाद वो दोनों एक दूसरे को हक कर देते हैं। यहाँ हमें रकेल की माँ दिखाई जाती है, जैसे समझ नहीं आ रहा होता वो रकेल से कैसे रब्ता करे। तो उसके बाद वो प्रोफेसर को कॉल करती है, क्योंकि उसका भी नंबर उसके पास होता है, तो वो उसे कॉल करती है। प्रोफेसर जिसके पास रकेल की माँ का नंबर सेव होता है, वो फ़ोन उठाता है, तो उसे बताती है कि अगर तुम मेरी बेटी से मिले हो या उसे मिलने जा रहे हो तो तुम उसको बताओ कि एंजल ने एक वॉइस नोट छोड़ा था जिसमें उसने बताया था कि उसे पता चल गया कि प्रोफेसर कौन है। तो प्रोफेसर ये सब सुन के बहुत ही परेशान हो जाता है, कहता है कि हाँ ठीक है मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, मैं उसे बता दूंगा। तो उससे पूरी वॉइस नोट आता है और उसे ये भी कहती है कि साथ साथ तुम इसे सब चीज़ों को लिख लो। प्रोफेसर परेशान हो चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, अब उसे एक मर्डर करना पड़ेगा अपने प्लान को बचाने के लिए। उसके पास कोई और चारा नहीं होता, उसको रकेल की माँ को अब मारना ही होता है, लेकिन वो खुद ही परेशान हो जाता है, अभी तक उसने कभी किसी का मर्डर नहीं हुआ था। यहाँ उसे रकेल भी कॉल कर रही होती है और रकेल की कॉल उठाता है। उसे रकेल कहती है कि हम मिल सकते हैं, तो कहता है कि नहीं हम अभी नहीं मिल सकते, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, और वो ये कह के फ़ोन बंद कर देती है। और रकेल को उसकी ट्यून बहुत अजीब लगती है कि ऐसे कैसे उसने फ़ोन काट दिया। और हमें दिखाते हैं अगले ही सेकंड प्रोफेसर बिल्कुल तैयार होकर रकेल के घर में होता है। उसकी मॉम कहती हैं कि तुम आ गए हो, तो क्या तुम उससे मिलने नहीं गए थे, तुम उसने मेरा पैगाम दे दिया। वो कहती है नहीं मैं भी उससे मिलने नहीं गया था। अगले सीन हमें मिनट के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पे उस लोग के सर पर पट्टी बांध दी गई होती है। हेलसिंकी वहीं पे खड़ा होता है। बर्लिन कहता है हम बाहर नहीं जा सकते, तो कहता है कि हम कुछ डॉक्टर्स को अंदर बुला सकते हैं सर्जरी के लिए, जैसे औरतों के लिए आए थे। वो कहते हैं कि नहीं हम इस तरह भी बर्लिन पे गन डाल लेती है, उसे कहती है कि तुम इसे यहाँ से कैसे नहीं निकलने दोगे, तुम इसे हर हाल में निकलने दोगे। तो बर्लिन कहता है कि नहीं इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसे तो जेल जाएगा, इसे कोई और पता नहीं। यहाँ हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर टेबल पर बैठा होता है, रकेल की माँ से बातें कर रही होती है, कहती हैं कि क्या तुम्हारी और मेरी बेटी के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है ना। वो कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। वो कहती है कि तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। तो वो चुप करके टेबल पर बैठ जाता है, उसके हाथ में एक मेडिसिन होती है जिसमें शायद कोई पॉइजन होता है। उसके बाद वो चाय कप्स में डाल के उसके आगे रखती है और अपना कप भी वहीं रखती है। तो प्रोफेसर जिसने मेडिसिन हाथ में उठाई होती है वो मौके की तलाश में होता है कि कब वो मेडिसिन उसके कप में डाले। उसके बाद दिखाते हैं कि वो दूसरी तरफ जाती है अपने लिए कुछ और सामान लेंगे। तो प्रोफेसर आगे बढ़ के उसके कप में कुछ डालने की कोशिश करता है। उसके हाथ कब कप आ रहे होते हैं क्योंकि वो ये सब नहीं करना चाह रहा होता है, वो कभी किसी का मर्डर नहीं करना चाह रहा था। उसके लिए ये सब उसके असूलों के ख़िलाफ़ था, वो सिर्फ एक चोरी को प्लान कर रहा था, लेकिन उसकी एक रात की गलती की वजह से अब उसे एक मर्डर करना पड़ता है। उसके बाद उसकी रकेल की माँ उससे मुसलसल बातें कर रही होती हैं, उसके रकेल के बारे में पूछ रही होती है। उसे कहती हैं वो एक सिंगल मॉम है, उसने बहुत ही परेशानियाँ देखी हैं और मैं चाहती हूँ वो खुश रहे। और वो कॉफ़ी पीने ही लगी होती हैं जिसके अंदर प्रोफेसर ने कोई मेडिसिन डाली होती है, लेकिन प्रोफेसर का दिल ये सब करते हुए नहीं मानता, तो वो हाथ मार के सारा कप उल्टा देता है।
रकेल की मॉम 1 मिनट के लिए परेशान हो जाती हैं और वो कप की तरफ देख रही होती हैं, और फिर प्रोफेसर की तरफ देख रही हैं, जहाँ यहाँ पे उसका नाम सेल्वा बताया गया है। सेल्वा की तरफ देखती हैं। आगे में सीन दिखाते हैं और हेलसिंकी ओस्लो के पास बैठा एक म्यूज़िक प्ले कर रहा होता है और औरतों को बुलाता है। कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहता है कि तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार दो, लेकिन मुझे इस तरह डराओ मत। कहता है कि तुम्हें मरना चाहिए, तुम्हें हर हाल में मरना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो और तुम देखो कि तुम्हारे साथ होता क्या है। और उसे बहुत ही बुरा भला कहता है और तो खुद ही बहुत घबराया होता है। तो मोनिका ने जिसके साथ किया होता है उसके बाद बहुत ही डिप्रेशन में होता है। ऊपर से वो यहाँ से निकलने का प्लान उसी का होता है, लेकिन वो वहाँ से नहीं निकल सकता है। तो हेलसिंकी उसको डराने के लिए एक मेटल का टुकड़ा लाता है, उसके सर पे उसे मारने लगा होता है। और तो जो कि पहले ही परेशान होता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, वो बहुत ही घबराया होता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आगे से हमें प्रोफेसर का दिखाया जाता है जो मुसलसल रकेल की माँ को देख रहा होता है। रकेल की मॉम कहती है ओहो शादी कब मुझसे गिर गया। तो प्रोफेसर एकदम हैरान हो जाता है कि क्या हुआ कब। तो प्रोफेसर ने गिराया था, तो उसे समझ आता है शायद इनको बीमारी है। वो उठ के अपनी गिरी हुई चाय को साफ करने चले जाते हैं। फिर वो चारों तरफ देखता है तो जगह जगह स्टिकी नोट्स लगे होते हैं। उसमें एक स्टिकी नोट वो भी होता है जिसमें एंजल की कॉल के बारे में सब लिखा होता है। वो वहाँ से उस स्टिकी नोट को उठा लेता है और उसके बाद वो जब उनके लैंडलाइन को सुनता है तो उसमें कॉल रिकॉर्ड्स भी होते हैं, तो उनको डिलीट कर देता है और उनको डिलीट करके वहाँ रख देता है। वो अब खुश होता है कि अब उसे कम से कम किसी का मर्डर नहीं करना पड़ेगा। इतनी देर में घर की बेल बजती है। जाके प्रोफेसर इनका सेल्वा दरवाज़ा खोलता है तो आगे कोई और नहीं रकेल होती है। वो कहती है तुम्हें तो किसी ज़रूरी काम के लिए जाना था ना। तो प्रोफेसर कहता है कि हाँ मेरा ये ज़रूरी काम यही था, तुम्हारे मॉम से मिलना। उसके बाद उसे बुके देते, कहते हैं कि मैं तुम्हारे गार्डन से ही तोड़ के लाया। और उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि मुझे पता चल गया तुम लोग रात को साथ में ही थे और मैं बहुत ही खुश हूँ इस बात पर। फिर दिखाते हैं कि वो बैठ के डिनर कर रहे होते हैं और बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं। और रकेल खाना खा रही होती है तो एकदम से याद आता है, उसके माइंड में कुछ क्लिक करता है, तो वो एकदम शॉक हो जाती है। प्रोफेसर से पूछता भी क्या हुआ, लेकिन कोई जवाब नहीं देती है और उठ के एकदम वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद दिखाते हैं कि वो अपने रूम में आती है और रूम में आके अपने हेड को कॉल करती है। उनको कहती है कि अपने मैप के अंदर चेक करो आसपास की सारी जगहों को, जो भी बड़ा एरिया जहाँ पे गोलियाँ चलने की आवाज़ सुनेंगी। ये सब कुछ प्रोफेसर भी उसके रूम के बाहर खड़ा सुन रहा होता है और रकेल को भी थोड़ा बहुत शक हो जाता है कि उसके रूम के बाहर, इसलिए वो चुप हो जाती है। वो मुड़ कर देखती है तो कोई और नहीं, आगे प्रोफेसर ही होता है। तो वो अंदर आता है, कहता है कि क्या हुआ, तुम बहुत परेशान थी? वो कहती है हाँ मैं काम की वजह से कुछ परेशान हूँ और एंजल की वजह से भी कुछ परेशान हूँ। और वो इसी तरह की कुछ बातें कर रहे होते हैं। आगे से हमें मिनट के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पे नैरोबी एक लाइन लगाती है और कहती है कि अब तुम लोग जो भी हॉस्टेजेस बाहर जाना चाहते हो वो एक तरफ आ जाओ, जो लोग पैसे लेके हमारे साथ काम करना चाहते हो, हमारी मदद करना चाहते हो, वो दूसरी तरफ आ जाओ। तुम लोग जानते हो हम लोग बुरे लोग नहीं हैं, बल्कि तुम लोगों के एक बंदे ने हमारे बंदे को मारा है। तो इसलिए फिर यहाँ पे कुछ हॉस्टेजेस एक तरफ हो जाते हैं, कुछ हॉस्टेज दूसरी तरफ हो जाते हैं। यहाँ फिर पुराना एक सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रोफेसर ने बताया था कि कुछ होंगे जो हमारे ख़िलाफ़ होंगे, कुछ होंगे जो दोनों तरफ नहीं होंगे, हमसे सिर्फ बदला लेना चाहते होंगे, हमें नुकसान पहुँचाना चाहते होंगे। आगे हमें दिखाया जाता है कि कुछ हॉस्टेजेस दूसरी तरफ आ चुके होते हैं जिनको पैसों की ज़रूरत होती है, जिनको अपनी फैमिली के लिए पैसे चाहिए होते हैं। हमें प्रोफेसर दिखाए जाते हैं जो कि सो रहे होते हैं, रात का वक्त होता है, रकेल सब देख रही होती है। प्रोफेसर को नींद नहीं आ रही होती है, वो यहाँ करोड़पति रहता है, वो दोनों एक ही बेड पे होते हैं। आज प्रोफेसर रकेल के घर में ही होता है। उसके बाद प्रोफेसर रकेल को कॉल आ जाती है, वो उठ के बैठ जाती है और कॉल रिसीव करती है तो प्रोफेसर भी इतनी देर में उठ चुके होते हैं। तो रकेल पूछती है कि क्या तुम ड्राइव कर सकते हो? प्रोफेसर कहते हैं हाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ। उसके बाद उससे एक लोकेशन बताती है, वो किसी और की नहीं उसी जगह पे होती है जहाँ पे प्रोफेसर ने पूरा प्लान तैयार किया होता है। प्रोफेसर थोड़ा घबरा रहे होते हैं, लेकिन वो उसे उसके बताई हुई लोकेशन पे ले जाते हैं। तो प्रोफेसर कहता है यहाँ पे क्या है? वो कहते हैं कुछ नहीं, ये शायद हमारी मेन लोकेशन है, तो तुम अंदर नहीं जा सकते हो। इसलिए वो उसे बाहर ही छोड़ देता है और उसके बाद उसको देख रहा होता है। यहाँ पूरी पुलिस फोर्स तैयार होती है और सारी अपने गेटअप में जाते हैं ताकि उनके फिंगरप्रिंट्स और दूसरे फिंगरप्रिंट्स को ख़राब ना कर सकें। इसलिए वो तैयार होकर अंदर जाते हैं। प्रोफेसर गाड़ी में बैठ के ये सब देख रहे होते हैं और इतनी देर में रकेल भी कॉल करके कुछ फॉरेंसिक वालों को बुलाती है ताकि वो फिंगरप्रिंट्स उठा सकें। और फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बर्लिन और प्रोफेसर ने इसके बारे में भी कुछ प्लान किया होता है। यहाँ एपिसोड ख़त्म होती है। तो ये सीज़न यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको यही आगे सुनना है या कोई और सिर्फ